गे सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों के दीन को भी छेड़ेगा, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा है उसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट मीन्स एरिया ऑफ पॉलीगॉन में हम लोग निकाला था, है ना। तो ये सब आई होप आपका क्लियर होगा। आज हम लोग डिफरेंट सेंटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक ट्रायंगल में कितने तरह का सेंटर हो सकता है, किस किस कंडीशन में हो सकता है, वो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला होता है वो समझ लीजिए क्या है, वो है सेंट्रॉइड। दूसरा है इनसेंटर। तीसरा है ऑर्थोसेंटर। चौथा है सर्कमसेंटर। और एक एक्स सेंटर भी होता है, ठीक है। ये सारों को आज हम लोग समझेंगे भी, और ये कैसे निकाला जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसकी तरफ हम लोग बात भी करेंगे। थोड़ा सा गौर से देखिएगा क्योंकि इट इज द सो मच इंपॉर्टेंट फॉर योर IIT JEE ना। IIT JEE में ऐसे तो 11th-12th में तो नहीं पूछा जाता नॉर्मली, लेकिन IIT JEE में इन तीनों से कनेक्ट करा कर ये कुछ क्वेश्चन लगता है। और यकीन मानिए कि IIT JEE में एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है। एक क्वेश्चन सही और गलत होने की वजह से परसेंटाइल हमारा बहुत आगे पीछे हो जाता है। इसीलिए हम लोग किसी चीज को मिस ना करें और किसी को हल्के में ना ले, क्योंकि जिंदगी में अक्सर फेलियर वही रह गया है जो किसी चीज को थोड़ा हल्के में लेने की कोशिश करता है। इसलिए टू बी सीरियस, यू विल केयर ऑन हियर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। समझते हैं तो, है ना। जितना नाम है इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बारी बारी से समझाना आपको शुरू। सबसे पहले हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में जानेंगे। तो समझते हैं क्या है। मान लीजिए एक ट्रायंगल आपको ऑलरेडी गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा है x2 y2 और फिर है x3 y3। इज इट क्लियर? अब इसमें मुझे क्या करना है, हमें पता करना है कि इसका सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझे कि सेंट्रॉइड है क्या। तो आप समझ लीजिए, अगर किसी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ना, मीडियंस जिस पॉइंट पे मीट करता है उसी पॉइंट पे हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। दैट मीन्स उस पॉइंट का जो नाम होता है वो होता क्या है, उसी को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, है ना। और वो पॉइंट को कंकरेंट भी कहते हैं। दैट मीन्स द कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस आर कॉल्ड सेंट्रॉइड। देखिएगा गौर से, मान लीजिए कि इस साइड का जो बाइसेक्टर होगा इसी को मीडियन कहेंगे, मान लीजिए D है। उसी तरह से इस साइड का जो बाइसेक्टर होगा उसको मीडियन कहेंगे, E है। और सेम थिंग इज हियर, अगर आप इस साइड का बाइसेक्टर लेते हैं तो ये F है, ये भी बाइसेक्ट ही कर रहा है। क्लियर? इधर समझिएगा। अब इस पॉइंट को फाइंड करना है। तो देखिए, नॉर्मल हमेशा समझिएगा कि सेक्शन फार्मूला पढ़ने के बाद मुझे एक आइडिया हो गया है कि अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो और उसके बीच का रेशियो मालूम होता है तो थर्ड पॉइंट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं जो निकालना चाहते हैं, ठीक है। इतना समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको निकालना एक्चुअली ये पॉइंट है। तो इसमें कई बातें हैं। इसके इस साइड ये पॉइंट दिया हुआ है तो ये मालूम करना होगा। अगर इससे इधर सोचते हैं कि ये पॉइंट दिया हुआ है तो ये मालूम करना होगा। और इससे अगर सोचते हैं कि ये पॉइंट दिया हुआ तो ये मालूम करना होगा। तो हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, इसको पहले मालूम करते हैं और ये ऑलरेडी मालूम है। और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि द रेशियो ऑफ मीडियन आर बाइसेक्ट टू ईच अदर इन द रेशियो 2:1। 2:1 में इसको ये डिवाइड करता है। मान लीजिए कुछ नाम रख लेते हैं वो। अब बताओ, मीडियन होने की डिफिनेशन के हिसाब से ये दोनों कोऑर्डिनेट जब मालूम हो तो ये तो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप जान चुके हैं। तो नॉर्मली इसके हम लोग लिख लेते हैं। पहले क्या होता है, क्या लिखेंगे, x2 + x3/2, यानी x2 + x3/2 एंड y का उसी तरह से क्या हो जाएगा, y2 + y3/2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D। क्लियर?
अब डी आपको मालूम हो गया और आपको मालूम करना है ओ, तो पता लगाना होगा ना कि ए ओ और ओ डी का क्या रेशियो है। तो ये ऑलरेडी क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं कि ओ ए और ओ डी के बीच का जो रेशियो है वो 2:1 है। दैट मीन्स आप जानते हैं कि ओ ए इज टू ओ डी जो है आपका वो है 2:1। यहां तक क्लियर हो गया। जब ये मालूम है तो अब इसको 2 इसको 1 रख लेते हैं। और आप जानते हैं कि सेक्शन फार्मूला से किसी पॉइंट को निकालने का क्या तरीका है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ अगर आप निकालना चाहते हैं क्या लिखेंगे बोलिए। अगर इसको m समझे तो mx अगला लेंगे है ना, तो 1 है और अगला x का वैल्यू x1 है, प्लस अगर इसको लेते हैं n तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो इस अगर इसको लेते हैं तो बोले थे कि उसके जस्ट अपोजिट वाले का कोऑर्डिनेट लेते हैं, यानी वो क्या है वो x2 प्लस x3/2। अब y में क्या होता है m प्लस n यानी 1+2, ये x का वैल्यू हो गया। ठीक उसी तरह से आप y का वैल्यू लिख सकते हैं, उसको नीचे लिख दे रहा हूं मैं, क्या लिखेगा बोलिए 1 इंटू कितना y1 प्लस कितना बोलिए 2 इंटू इसका कोऑर्डिनेट कितना था y2 प्लस y3/2। इसको ब्रैकेट में रखेंगे, नहीं तो एक्चुअली सबसे मल्टीपल है ना वो, तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। अब क्या कीजिए ये 2 से ये 2 कैंसिल कर हो जाएगा और इसका m प्लस n यानी 1+2 ये हमारा कोऑर्डिनेट आ रहा है। ओवरऑल जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 नहीं है, ये o है, o का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं, तो o का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ देखिए 1 इंटू x1 थे x1 ही रहा, प्लस ये 2 से जब 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा x2 प्लस x3 यानी x2 प्लस x3 और टोटल के बाई में क्या है ऑलरेडी 1+2 यानी 3 है। इज इट ओके। उसी तरह से जब यहां सोचेंगे आप तो यहाँ 1 इंटू y1 क्या मिलेगा y1 प्लस ये 2 कैंसिल हो चुका है तो y2 प्लस कितना y3 बाय 1+2 यानी 3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ O इन अ ट्रायंगल। क्लियर हो गया। इस ट्रायंगल का जो सेंटर है क्लियर है वो कितना आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। दिस इज द सेंटर ऑफ व्हाट ट्रायंगल इन सेंट्रॉइड फॉर्म है ना, यानी सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल का पूछे तो यू मस्ट बी राइट हियर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इज इट क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए कर लिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है अब हम लोगों को देखना है इन सेंटर के बारे में। क्लियर। तो इन सेंटर क्या है तो समझ लीजिए पहले, डायग्राम से पहले समझते हैं फिर इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे आता है या निकालने का प्रोसेस कैसे वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट ए है x1, y1, ये b है आपका x2, y2 और ये आपका c है x3, y3। इज इट क्लियर। और निकालना है इन सेंटर, तो फर्स्टली विल हैव टू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय इन सेंटर। तो आप जानते हैं इन सेंटर किसे कहते हैं, किसी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, यानी इस एंगल ए का ये बाइसेक्टर है जो डी पे जाके मीट किया, उसी तरह से एंगल बी का कोई बाइसेक्टर होगा ठीक है जो जाके ई पे मीट किया, उसी तरह से इस ट्रायंगल का भी कोई बाइसेक्टर होगा जो जाके एफ पर मीट करेगा, और तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करता है यानी ये कंकरेंसी है, और इसी कंकरेंट पॉइंट का नाम होता है इन सेंटर। क्या नाम इसका है बोलिए, लिखते हैं इसको इन सेंटर। क्लियर हो गया। तो इसको भी फाइंड करना है, तो फिर दिमाग लगाइए। एक पहला जो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है सेंट्रॉइड के बारे में, तो क्या किए थे, एक्चुअली प्रोसेस वही है सबके लिए नॉर्मली है ना। क्या किए थे हम लोग कि अगर हमको ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें उसी तरह से यहां से सोचेंगे तो ये कोऑर्डिनेट मालूम है तो इसका मालूम करना चाहेंगे, या अगर इसका मालूम है तो इसका मालूम करना चाहेंगे, या इसका मालूम है तो इसका मालूम करना चाहेंगे। माने एक गिवन है एक दूसरा मालूम करेंगे, अब दोनों के कॉम्बिनेशन से रेशियो निकाल करके उसको हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना। तो इसमें थोड़ा सा टफ है, इसलिए कि उसमें था कि ऑलरेडी आपको ये मालूम था कि उसका क्या होता है रेशियो मालूम था, यहां कोई मालूम नहीं है ना। तो यहाँ एक थ्योरम है जिसको आप याद करिएगा, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। समझ लीजिएगा क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल हो
इफ एनी ट्रायंगल, दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर, इफ इट इज द नाम ए बी सी, इसका नाम डी रख लेते हैं समझने के लिए। तो इसका रूल यह है कि ए बी बाई ए सी जितना होता है उतना ही बी डी बाई सी डी होगा, बी डी बाई सी डी होगा। क्या होगा? बी डी बाई सी डी। क्यों? आप एक याद रखिएगा एक बात, ये थ्योरम क्लास 10th में लोमी थ्योरम के नाम से जाना जाता था, जिसको लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े तभी दिमाग में रखिएगा कि अगर ये बाइसेक्टर है तो ए बी बाई ए सी, तो देखिए ए बी में बी आया लास्ट में तो बी से शुरू कीजिएगा बी डी, और ए सी में ए सी लास्ट में आया है तो सी शुरू करिएगा सी डी, यानी बी डी बाई सी डी होता है। यही इसका रेशियो होता है, ठीक है ना। तो इसी का यूज अब हम लोग इस ट्रायंगल में करेंगे, इसको हम लोग अब देखते हैं, है ना। तो क्या करेंगे अब इस ट्रायंगल में यूज करेंगे, अगर उसका रेशियो निकालने के लिए, किसका? डी का रेशियो निकालना चाह रहे हैं एक्चुअली हम लोग, है ना, माने बी डी और सी डी का रेशियो निकालना चाह रहे हैं, जैसे बी डी सी डी है ना। तो यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा बोलिए आप अगर इस ट्रायंगल में सारी चीज भूल जाए तो आप लिख सकते हैं ना, सिंस ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल एबीसी, यानी ट्रायंगल एबीसी में एडी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। क्लियर हो गया? जब ए का बाइसेक्टर ये है तो आप यहां भी यूज कर सकते हैं कि क्या बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी बाई ए सी किसके बराबर है? बी डी बाई सी डी के इक्वल होगा। समझ गए? अच्छा, आप बहुत स्मार्ट हैं, इतना तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ए बी क्या है देखिएगा यहां पे, ए बी क्या है आपका, तो एंगल सी के अपोजिट का ये साइड है, इसलिए इसका नाम होगा स्मॉल सी। आप जानते हैं अच्छी तरह से, पहले से पढ़े होंगे। क्लियर है? उसी तरह से ए सी क्या है, तो ए सी इज द अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी, सो इसका नाम आपका स्मॉल बी हो सकता है। सो ए इन द प्लेस ऑफ ए बी आप लिख सकते थे क्या बोलिए? स्मॉल सी। और इन द प्लेस ऑफ ए सी आप क्या लिख सकते थे बोलिए? आप लिख सकते थे स्मॉल बी। यानी नॉर्मली बी डी इज टू सी डी, बी डी इज टू सी डी, इसके हेल्प से हम लोग ले आए कितना? सी इज टू बी। क्लियर हो गया यहां तक? जब इसका रेशियो मालूम हो गया सी इज टू बी के फॉर्म में, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इफ यू हैव अ गिवन अ रेशियो, है ना, एंड दिस कोऑर्डिनेट, देन by the section formula you are able to find the value of d. so आप अपने से भी d निकाल सकते हैं, लेकिन उसे मैं भी लिख दे रहा हूं, लेकिन आप अपने से खुद निकालना भी शुरू कर सकते हैं कि d का क्या होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं d का, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ d ब्रैकेट में लिखते हैं, कितना हो जाएगा बोलिए? m तो x2, यानी m अगर c लेते हैं हम लोग c, तो x2 हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x3 प्लस m हो गया। अब n इसको लेंगे तो n लेंगे तो n है हमारा b, तो क्या हो जाएगा? इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा? x2। क्लियर? बाई में कितना? m प्लस n, यानी c प्लस b ओवरऑल। उसी तरह से अगर आप चाहें, आप किसका वैल्यू निकालना, अगर आप चाहते हैं y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना इसमें, तो क्या हो जाएगा बोलिए? फिर इस्तेमाल कीजिए c, तो c, तो नेक्स्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा? y3 प्लस b, तो y2 by2 बाई कितना? m प्लस n, यानी c प्लस b। व्हाट इज दिस? दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ d। दैट मीन्स आपने d का कोऑर्डिनेट मालूम कर लिया, कितना है? cx3 प्लस bx2 बाई c प्लस b, और उसी तरह से y का है cy3 प्लस by2 बाई c प्लस b। इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी का यूज करेंगे। दैट मीन्स हमारे पास में कोऑर्डिनेट ऑफ क्या मालूम हो गया है? d मालूम है ना। और d जब मालूम हो गया तो अब हमारा क्या ड्यूटी बनता है कि मेरी ड्यूटी यहां है कोऑर्डिनेट ऑफ o निकालना, यानी इस सेंटर को निकालना हमारा ड्यूटी है। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मालूम हो चुका है। कौन कौन बेटा? पहला a आपको मालूम हो चुका है, जिसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन था x1 y1, और आपने अपने अक्ल से ये फाइंड कर लिया कोऑर्डिनेट ऑफ d, कितना? cx3 प्लस bx2 बाई c प्लस b, एंड y के लिए क्या था? cy3 प्लस by2 बाई c प्लस b। ये d का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम हो गया। अब हमारा ड्यूटी बनता है कि AO और DO का रेशियो मालूम किया जाए। अगर ये मालूम करने में हम सक्सेस हो गए तो इसका रेशियो मालूम हो जाएगा, और ये दोनों का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें मालूम हो चुका है, तो बाय द सेक्शन फार्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ O निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा इसको साफ करना चाहूंगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग इसका रेशियो मालूम करते हैं ना। रेशियो मालूम करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? तो देखिएगा, एक लाइन में समझते हैं इसको कि अगर थोड़ा देर के लिए इस ट्रायंगल में इस साइड को हम भूल जाते हैं कि यह है, और इतना ही ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जिसको मैंने थोड़ा सा
बोल्ड कर दिया है, यू विल क्लियर ऑन हियर। आप यहां देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन दिख रहा है BO, इतना ही दूर देखिएगा, BO इस एंगल का बाइसेक्टर है, ऑलरेडी B का, ये आपको दिख रहा है। दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ B। तो जैसे ये बाइसेक्टर होगा तो इसका भी काम है क्या कि BD बाई BA अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, DO बाई AO लिखेंगे, जो रेशियो पढ़ा चुके आपको, है ना। यानी आप लिख सकते हैं कि सिंस BO is the bisector of angle B in triangle ABD, therefore what, BD by कितना बोलिए, BA is equal to कितना बोलिए, कितना बोलिए, BD by BA is equal to कितना बोलिए, DO by AO। Is it clear? अब इसमें देखिएगा तो BA का वैल्यू तो मालूम है, क्योंकि BA जो है वो स्मॉल एक साइड है, स्मॉल c, तो आप लिख लीजिए यहां पर C by BA, सॉरी BA ही C है ना, यानी BD by स्मॉल a, सॉरी स्मॉल C इज इक्वल टू DO by OA। तो मुझे इसका तो रेशियो मालूम ही करना है ना, यानी हमें BD का वैल्यू मालूम होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर आपको हमने लिख के दिखाया था BD के बारे में, क्या लिखा था बोलिए, हम लोग बनाए थे वहां पर कि BD बाई CD का वैल्यू कितना था बोलिए, BD बाई CD का वैल्यू कितना लाए थे, C बाई B लाए थे, ये मालूम है आपको। तो इसी को अगर हम पलट कर लिख दें तो लिख सकते हैं CD बाई BD इज इक्वल टू B बाई C हो सकता है, क्लियर। और हमें BD बचाना था इसलिए हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, मैंने रेसिप्रोकली बदल दिया इसको, है ना। अब आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, क्यों 1 ऐड करेंगे वो समझ लीजिए आप, क्योंकि BD बचाना है और CD को हटाना है, क्योंकि हम मुझे BD की जरूरत थी। तो क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम BD यहां हो जाए तो 1 की वजह से ये हो जाएगा BD, अब प्लस में हो जाएगा ये CD। तो आप देखिए BD प्लस CD, डायग्राम को देखिएगा, BD प्लस CD नॉर्मली क्या कहला जाएगा, BC। और आप जानते हैं कि BC इज द साइड अपोजिट ऑफ द एंगल कैपिटल A, सो द नेम ऑफ दिस साइड इज स्मॉल a, यानी इसका नाम हम लोग स्मॉल a लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। इसीलिए इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बोलिए, यहां पर लिखेंगे तो टोटल ऐड करके आ जाएगा ये BC बाई BD इज इक्वल टू B प्लस C बाई C। अब देख लीजिएगा एलसीएम लेने पर ऐसा होता है, ठीक है ना। नॉर्मली इसी को अब यहां पर लाके हम लिख रहे हैं आपके यहां कि BD का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से पहले निकाल लिया जाए, तो निकालेंगे तो कितना मिलेगा बोलिए, कि ये BC है तो BC के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, BC यानी स्मॉल a, स्मॉल a बाई कितना BD, ओवरऑल कितना है B प्लस C बाई स्मॉल c, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो BD कितना आ जाएगा आपका, BD आ जाएगा, BD वैसे मल्टीप्लाई होगा और A इंटू C ये होगा, तो A इंटू C होगा, और बाई में जो इंटू में BC था B प्लस C बाई में चला जाएगा, यानी ओवरऑल BD के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कितना बोलिए, AC बाई B प्लस C, AC बाई B प्लस C, क्लियर। तो इतना नोट कर लीजिए, इसका इस्तेमाल हम यहां पर करने वाले हैं, क्लियर। हो गया, तो क्या लाए हम लोग, इसका रेशियो BD का वैल्यू है AC बाई B प्लस C, तो निकालते हैं हम लोग AC बाई B प्लस C। तो इसके बदले में क्या लिखना था, AC बाई B प्लस C ब्रैकेट में, और ऑलरेडी C पहले से बाई में था, इक्वल टू DO बाई OA, क्लियर हो गया यहां तक। अब गौर से देखोगे तो AC कैंसिल हो सकता है, दैट मीन्स आप समझ लो कि DO इज टू OA का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, ऊपर A बच गया है, यानी A इज टू कितना B प्लस C, क्लियर। ये रेशियो मालूम हो गया, यानी DO A है और OA का जो रेशियो है वो कितना है B प्लस C है। तो अब हम लोग O का कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं, ये आपको भी समझ में आने लगा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं निकालना, तो नॉर्मल लिखें, चलिए क्या लिखेंगे हम लोग बोलो, उसका कितना वैल्यू लिखेंगे बोलिए, तो लिखेंगे बोलिएगा, जब इस रेशियो DO लेंगे तो जब DO रेशियो लेते हैं माने इसको M समझो, तो M कितना है तुम्हारा, यहाँ A है, तो A इंटू कितना M
तो फिर x लेंगे तो ऊपर कितना है x1 है, तो a x1 हो गया प्लस m लेते हैं, तो अगर अब m लेंगे ao को, है ना, अब इसका रेशियो लेंगे तो इसके सामने वाला लेते हैं क्या चीज, x का वैल्यू। तो यहां जो x का वैल्यू था वो कितना था d के लिए, बोलिए तो यही ना था bx2 प्लस cx3, बाय में था b प्लस c, यानी c प्लस b वाला लिखा हुआ था, मैंने इसको b प्लस c लिख दिया, ये वैल्यू था। और रेशियो इसका कितना लिया हम लोग, ऊपर वाले का रेशियो कितना था ao का, बोलिए ऑलरेडी यहां था कितना b प्लस c, तो इनटू इधर कर देते हैं b प्लस c, क्लियर हो गया। ये वैल्यू x का है और टोटल के बाय में क्या होता है m प्लस n, तो m हमारा a था और n हमारा कितना था b प्लस c था। टोटली अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा किसका, x का वैल्यू वो हो गया ax1 प्लस b प्लस c, से ये b प्लस c कैंसिल हो गया तो बचा कितना bx2 प्लस कितना बचा cx3 और बाई में कितना बचेगा a प्लस b प्लस c। इज इट क्लियर, यानी ये x का वैल्यू है, यानी x का वैल्यू है किसके लिए, सेंटर o के लिए x का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक इसी तरह से हम लोग y का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूं, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर, चलिए अगर हम y का निकालना चाहे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, फिर वही do का रेशियो लेंगे, कितना है a है, तो a और इधर से y लेंगे ऊपर तो y1 हो गया, फिर प्लस इसका रेशियो लेंगे ao का, तो ao का रेशियो कितना था बोलिए b प्लस c, और अगर ये रेशियो लिए है तो इधर वाला लेंगे किसका वैल्यू y का वैल्यू, तो यहां y का वैल्यू कितना था, ठीक है था by2 प्लस cy3 बाय b प्लस c था, ठीक है। और टोटल के बारे में क्या होता है m प्लस n, तो m हमारा a है और n हमारा b प्लस c है, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा ay1 प्लस b प्लस c, से b प्लस c कैंसिल हो जाएगा, यानी by2 प्लस cy3, इसको ब्रैकेट में रखिएगा, है ना, बाद में कितना बचेगा a प्लस b प्लस c। ओवरऑल रिजल्ट जो आ गया वो क्या था हमारा, x के लिए था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c, एंड y के लिए क्या आएगा वैल्यू हमारा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c। इज इट क्लियर, तो इतना हम लोग क्या करते हैं आज नोट कर लेते हैं इसको पहले, है ना, पहले नोट कीजिए, मैं इसको फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए हो गया है, अब हम लोग ऑर्थो सेंटर देखते हैं। देखिए ऑर्थो सेंटर निकालने का एक बड़ा सा फॉर्मूला भी बने, प्रोसेस भी है, लेकिन उस प्रोसेस को थोड़ा सा आइडिया देने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें बहुत उलझ जाता है बच्चा। तो सिंपली कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए प्रोसेस जो बड़ा वाला उसमें क्या करना होता है। ऑर्थो सेंटर है तो क्लियर है, पहले डिफाइन कर लेते हैं ट्राइंगल से। मान लीजिए ए है x1 y1, बी है आपका x2 y2 और सी आपका है x3 y3। इज इट क्लियर, अब है कि इसके हेल्प से हम लोग ऑर्थो सेंटर निकालेंगे। तो ऑर्थो सेंटर को डिफाइन कैसे करते हैं, कि किसी भी ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है, जो परपेंडिकुलर साइड पे जाता है, वो जिस पॉइंट पे मीट करता हो एक्चुअली उसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। मान लीजिए ये O है, ऐसे नाम सबका डिफरेंट है, किसी का G है, किसी का H है, किसी का O है, लेकिन मैंने सबका नाम O रख लिया है, बाद में सबका नाम अलग अलग कर देंगे आपको, है ना। तो इस पॉइंट को फाइंड करना है, तो तरीका एक ये हो सकता था कि इसमें कुछ लेंदी प्रोसेस होता है कि आप
BD और CD का रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो एक लंबा प्रोसेस है कि आप ऐसा समझो कि इस ट्रायंगल में चलोगे अगर ABD में, तो ये तो 90 डिग्री है, क्लियर है। और जब ये 90 है तो ये बताओ कि ये कितना है? टोटल B है, और ये तो ये 90 है, तो ये प्लस ये मिलके 90 बचेगा। तो ये बचा कितना? सिर्फ 90 माइनस B हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये क्या बचेगा बोलिए? तो 90 माइनस C हो जाएगा। फिर यहां आएंगे तो इसमें क्या देखेंगे? ये 90 है तो माइनस कौन होगा? C, यानी यहां पर हो जाएगा 90 माइनस C। यहां भी कितना हो जाएगा? तो ये 90 है तो ऊपर A बचा है तो 90 माइनस A बचेगा ये। उसी तरह से यहां चलेंगे तो ये 90 अगर है तो इस ट्रायंगल में ये एंगल बचेगा, यानी 90 माइनस B ये हो गया। उसी तरह से ये हो जाएगा 90 माइनस A, क्यों? क्योंकि ये 90 है तो A बच रहा है तो A माइनस कर देंगे। इतना तो निकल गया। अब इतना निकलने के बाद आप क्या करेंगे? एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABD। इसमें BD निकालना चाहते हैं और आपको ऑलरेडी एक साइड मालूम है, उसका नाम क्या है? AB, जिसको स्मॉल c कहते हैं। तो बताइए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है इस एंगल के रेस्पेक्ट में P और इस 90 के रेस्पेक्ट में H। तो P और H किस में होता है? साइन में। तो आप साइन 90 माइनस B लेकर चलेंगे, यानी साइन 90 माइनस B। तो क्या होगा? साइन बराबर P बाई H, यानी BD बाई H हमारा स्मॉल c। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाता है? कॉस B हो जाएगा, इज इक्वल टू BD बाई C, और C इधर भेज दें तो C कॉस B इक्वल टू BD। एक इक्वेशन BD का हो गया, वैल्यू आ गया। उसी तरह से आप इधर से CD भी निकाल सकते हैं। तो CD इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखिए तो P है, और इस 90 के रेस्पेक्ट में इस साइड मालूम है पहले से ऑलरेडी, इसका नाम स्मॉल b है, तो क्या है? H मालूम है। तो फिर वहां भी साइन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिल जाएगा बोलिए? हम लिख सकते हैं वहां साइन 90 माइनस C, तो क्या हो जाएगा? CD बाई कितना? AC, और AC का वैल्यू स्मॉल b है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? cos C बराबर CD बाई स्मॉल b। ओवरऑल जब इसको इधर लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं आप बोलिए? B cos C इज इक्वल टू CD, यानी आपको CD भी मालूम हो गया और BD भी मालूम हो गया। तो आप BD इज टू अगर CD लिखना चाहें तो कितना मिल जाएगा बोलिए? BD के लिए क्या था? BD के लिए क्या था? C cos B बाई, अगर रेशियो निकालना चाहें तो इस टू लगा दीजिए, कितना है इसके लिए? B cos C। ये रेशियो मालूम हो गया किसका? BD इज टू CD का, और ये दोनों कोऑर्डिनेट आपको पहले से मालूम है B और C का, और इसका रेशियो हमने BD और CD का मालूम यहां कर दिया। तो आप कोऑर्डिनेट ऑफ D मालूम कर सकते हैं। अब कोऑर्डिनेट ऑफ D मालूम हो जाएगा तो उसके बाद में जब D मालूम हो गया तो आपको क्या करना है? सिंपली A का कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी मालूम है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। जब A का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मालूम है और इसका मालूम कर लेंगे तो फिर इसका रेशियो मालूम कर लेंगे, है ना। और इसका रेशियो मालूम कर करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे मालूम करेंगे? इसका रेशियो मालूम करने के लिए हम लोग ना AF पर काम करेंगे, ठीक है ना, जिसका ये एंगल होगा। और इसका रेशियो मालूम करने के लिए हम लोग BOD पे काम करेंगे, जिससे इस एंगल का इस्तेमाल होगा, है ना। तो इसका रेशियो वहां से हम लोग निकाल लेंगे, और उसी रेशियो का इस्तेमाल करके इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट मालूम कर लेंगे, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इससे बचने का एक तरीका मैं बताता हूं, है ना। अगर इसको इतना नोट करना चाहते इतना कर लीजिए, लेकिन इसके बाद मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि नॉर्मली एग्जाम में जब अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे और कैसे बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन की खूबसूरती यह है कि इसमें ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है, और जब दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है तो आपको मालूम है उसके स्लोप के बीच का कुछ रिलेशन होता है। क्या होता है भाई? कि इफ two lines are perpendicular to each other then the product of the slope is equal to -1, यानी m1 into m2 इक्वल टू -1 होता है, और उसी का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए उस प्रोसेस को हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्लियर? कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा दिया हुआ, x1 y1 x2 y2 x3 क्लियर है। ऐसे एग्जाम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहता है,
तो न्यूमेरिकल वैल्यू से बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां अगर x2 माइनस x1 करेंगे तो 5 माइनस 3 2 बच गया। यहाँ तो xy है तो पता नहीं है, x माइनस x1 माइनस x2 ही रह जाएगा, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आता है, तो थोड़ा समझने में परेशानी होती है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि नंबर होगा तो ये कितना आसान हो जाएगा ना। इसको बनाने का क्या तरीका से समझ लीजिए, एक बार समझ लेते हैं फिर दिखाते हैं कैसे करेंगे। अब देखो, अगर ये लाइन एल्टीट्यूड है तो इसका नाम डी रख लेते हैं, है ना। तो इसके स्लोप और इसके स्लोप में कुछ रिलेशन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है। तो ये दो पॉइंट अगर आपको गिवन है ऑलरेडी पहले से, तो इसका स्लोप मालूम कर सकते हैं। आप जानते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी BC का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ BC कितना मिल जाएगा बोलिए, y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2। ये तो समझ गया, इसका स्लोप मालूम हो गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो माइनस कुछ ना कुछ 1 2 4 5 में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा आपका। क्लियर। जब इसका स्लोप मालूम हो गया तो इसका स्लोप मालूम कर लीजिए एडी का, देन स्लोप ऑफ एबी कितना होगा, एडी कितना होगा बोलिए। नॉर्मल पहले समझ लीजिए, इतना इंटू अगर m करें इक्वल टू 1 होता, -1। अगर कुछ देर के लिए इसका स्लोप m मान लीजिए तो m से मल्टीपल होता ना, कि इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर m बचाते तो क्या आ जाता, -1 के साथ मल्टीपल होता कौन जाकर के, ये वाला पार्ट ये ऊपर चला जाता, यानी x3 माइनस x2 बाई कितना, y3 माइनस y2। क्लियर। ये वैल्यू किसका मालूम हो गया, AD का स्लोप मालूम हो गया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो और उस पॉइंट से जाने वाले लाइन का स्लोप मालूम हो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है ना। क्या बोलिए, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। ठीक है, यानी इस लाइन का इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो कैसे करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलिए, y माइनस y1, जो y1 यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ दिया रहेगा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो y1 बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। और स्लोप आपका कितना है, माइनस x3 माइनस x2, ब्रैकेट में माइनस पहले है, बाई में कितना y3 माइनस y2। और न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो कुछ छोटा छोटा वैल्यू माइनस होकर के आ जाएगा यहाँ से, और ये वैल्यू इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर सबका वैल्यू मालूम होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सबका वैल्यू मालूम होगा। सिर्फ मालूम क्या नहीं होगा, x और y। तो x y के फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा, और वही इक्वेशन ऑफ लाइन AD कहलाएगा। कितना समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। चलिए, अब आप AD का इक्वेशन मालूम है करने में कामयाब हो गए। ठीक उसी तरह का हम लोग BE का भी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और ये दो का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो ये दोनों के हेल्प से आप इस लाइन का स्लोप मालूम कर लेंगे। ठीक उसी तरह से जब इसका स्लोप आपको मालूम हो जाएगा तो इतना इनटू m कर करके BE का भी स्लोप मालूम हो जाएगा। और जब BE का स्लोप मालूम हो गया तो BE का एक पॉइंट ऑलरेडी मालूम है, जिस तरह से A मालूम था, तो एक पॉइंट और एक स्लोप मालूम हो तो इस लाइन का इक्वेशन भी मालूम कर लेंगे BE का। ठीक है, और जब BE का इक्वेशन मालूम हो जाएगा तो इस इक्वेशन को, किसको, AD की इक्वेशन को और BE के इक्वेशन को टू वेरिएबल जो अलजेब्रा में पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन में, है ना, हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व कर लेंगे तो उसमें x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और x और y का वैल्यू जो फाइंड दो इक्वेशन को कॉमन सॉल्व करके आता है उसका कॉमन पॉइंट कहलाता है। तो वही पॉइंट ये कॉमन है, यही आपका ऑर्थोसेंटर कहा जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर एक क्वेश्चन करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको इसका आइडिया ज्यादा हो जाए, है ना। एक प्रोसेस हमने बता दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मान लीजिए कि एक कोई ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा। मान लीजिए ये है -1, 2, ये है -3, 5,
और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1,2, कुछ भी हो सकता था, मैं इसको लिख दिया। अब बताइए इसका ऑर्थो सेंटर मालूम करना था, ये परपेंडिकुलर है, पहले BC का स्लोप निकालिए। तो स्लोप ऑफ BC कितना होगा बोलिए? 5 - 2 y2 - y1 यानी 5 - 2 बाई कितना x, कितना x2 यानी -3, और माइनस इसको करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो गया, ओवरऑल 3/-2। ये स्लोप है किसका? ये स्लोप है BC का। उसी तरह से अगर AD का स्लोप निकालना चाहें तो पहले समझ लीजिए, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए AD का स्लोप m है, तो AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब है स्लोप ऑफ AD यानी m इनटू स्लोप ऑफ BC यानी कितना जो निकाले हैं 3/-2 इक्वल टू कितना होगा? -1 होगा। तो m कितना हो जाएगा बोलिए? ये माइनस हो जाएगा, -1 +2 हो गया बाय 3। ये m आ गया किसका? AD का। तो AD का स्लोप मालूम हो गया, इक्वेशन ऑफ AD मालूम कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AD क्या होगा बोलिए? आप जानते हैं अच्छी तरह से कि y - y1, तो y1 इसमें कितना है बोलिए? 2 है, बाय x - x1 यानी x - 1 है, इक्वल टू स्लोप होता है, स्लोप अपर कितना निकला है? 2/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 3y - 6 इक्वल टू 2x - 2। ओवरऑल एक तरफ ले चले तो क्या हो जाएगा बोलिए? 2x - 3y इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे बोलिए? इसको मैंने उस साइड लेके तो उसके इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी -4 बचेगा। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। यहां से कोई दिक्कत नहीं है तो इतना नोट कीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए ठीक है। ठीक उसी तरह से हम लोग अब क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ BE निकालना चाह रहे हैं, है ना? तो पहले AC का स्लोप मालूम कर लीजिए, वहीं से पता चलेगा। तो स्लोप ऑफ AC कितना होगा बोलिए? अगर लिखें तो 5 - 2 बाई कितना? -3 - 1 यानी ओवरऑल 3/-4। अब अगर आप किसका स्लोप निकालना चाह रहे हैं? BE का, तो कैसे निकलेगा? अगर BE का स्लोप कुछ देर के लिए मान लो m1 है तो क्या हो जाएगा बोलिए? m1 इंटू कितना? 3/-4 इक्वल टू होता है -1 परपेंडिकुलर की वजह से। तो क्या करना पड़ेगा बोलिए? m1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस यानी 4/3। क्लियर हो गया यहां तक? 4/3 जो है ये वैल्यू, ये किसका है? ये स्लोप ऑफ BE है। That means if you have idea about the slope of the B and you have given already the coordinate of B, that means -1, 2. So are you able to find the equation of B? Is it clear? है ना? तो निकाल ही लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा देखिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन BE कितना हो जाएगा बेटा? y - y1, तो y1 कितना है? 2 बाई x - x1 यानी x + 1, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप यानी 4/3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई आप लिख सकते हैं 3y - 6 इज इक्वल टू 4x + 4। इज इट क्लियर? अब इसको क्या करें? एक साइड कर लेते हैं, तो लिखेंगे 4x माइनस उधर जाके हो जाएगा 3y, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस होगा, यानी ओवरऑल -10। क्लियर? ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो दो लीनियर इक्वेशन आपको मिल गया, एक 4x - 3y इक्वल टू 10 और दूसरा जो अभी मिटाए थे, है ना? अब ये दोनों इक्वेशन को आप क्या कीजिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। आपको आता ही होगा करने के लिए, क्लास 10 वगैरह में पढ़े होंगे, है ना? x y दोनों को किसी एक को इक्वल कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, अब माइनस प्लस करके उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। जो वैल्यू निकल कर आएगा वही x और y का जो वैल्यू है वो कॉमन पॉइंट है, और उसी पॉइंट का नाम यहाँ क्या है? ऑर्थो सेंटर है। तो ये इजी प्रोसेस है, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसी का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना? तो फिर हम लोग अब अगले क्लास में इसके आगे वाले सेंटर को पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, इस क्लास को एंजॉय करते हुए, मुस्कुराते हुए सदाबहार बनकर जाइए। जब भी दिल में आए मुस्कुराइए और खूब पढ़िए, पढ़ने से ही मुस्कुराता है लोग। थैंक यू वेरी मच।